तो HTML के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स जो है ना HTML का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को या फिर इस क्लिप को जो है ना बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? आज के दौर में मैक्सिमम वेबसाइट्स के ऊपर ना आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स नज़र आ जाएँगे। वो फॉर्म फिर चाहे साइन इन फॉर्म हो, साइन अप फॉर्म हो, कोई एप्लीकेशन फॉर्म हो, कोई चेकआउट फॉर्म हो, यानी मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स होते हैं जो कि आप लोगों को मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आज के दौर में मिल जाएँगे। जो फॉर्म्स है ना वो आज के दौर में हर वेबसाइट के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे ना आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स दिखाए गए हैं एज एन एग्जांपल। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट और टाइप फॉर्म का साइन अप फॉर्म इंक्लूडेड है और एक लॉगिन फॉर्म है जो कि मेलचिम्प का है। फिर इसी तरह से ना आप लोगों को एक चेकआउट फॉर्म का एग्जांपल भी दिखाया गया है जिसको आप लोग फिल करके ना अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आप लोगों को ना आज के दौर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स पे अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है? अब HTML के अंदर ना हम लोग अपने फॉर्म्स को बनाने के लिए फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं और इस फॉर्म टैग के अंदर ना हम लोग डिफरेंट टैग्स होते हैं जैसे कि इनपुट टैग हो गया, लेबल टैग हो गया, सिलेक्ट ऑप्शन टैग हो गया और भी मुख्तलिफ किस्म के टैग्स होते हैं जो कि हम लोग ना अपने फॉर्म टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग अपने फॉर्म का ना एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें HTML के अंदर। अब फॉर्म टैग के अंदर ना हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है एक्शन एट्रीब्यूट और एक होता है मेथड एट्रीब्यूट। और अगर हम लोगों ने इन दो एट्रीब्यूट्स को समझ लिया ना तो हमारे लिए फॉर्म्स को समझना मजीद आसान हो जाएगा, ठीक है? अब एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है? एक्शन एट्रीब्यूट जो है ना वो हमारे लिए एक एक्शन डिफाइन करता है जो कि परफॉर्म किया जाता है जब भी हम लोग अपने फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं, ठीक है? बेसिकली हम लोग ना अपने इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर अपनी डेटाबेस की ना एक स्पेसिफाइड लोकेशन दे देते हैं, ठीक है? जहाँ पे हमारा जो डेटा है ना वो जाके स्टोर होना होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे डेटाबेस के अंदर ना डेटाबेस वो जगह होती है जहाँ पे हम लोग ना अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है? तो डेटाबेस के अंदर ना एक स्पेसिफाइड लोकेशन होती है जहाँ पे हमारे डेटा ने ना जाके स्टोर होना होता है, ठीक है? तो उस स्पेसिफाइड लोकेशन का जो एड्रेस होता है ना वो उठा के हम इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर लिख लेते हैं और फिर जब भी हम अपने फॉर्म को फिल करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो हमारा जो सारे का सारा डेटा हमने फिल किया वो उस स्पेसिफाइड लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है? मेथड एट्रीब्यूट क्या होता है? मेथड एट्रीब्यूट के अंदर ना हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट, ठीक है? पोस्ट क्या होता है? अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं ना तो आसान अल्फाज के अंदर पोस्ट का मतलब होता है डोनेट करना, ठीक है? यानी आप कोई चीज डोनेट कर रहे हो लेकिन इन रिटर्न कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और अगर मैं वेब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो फर्ज कर लो कि आप लोग ना कहीं पे एप्लीकेशन दे रहे हो यानी किसी जगह का ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है? तो जब आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देते हो ना तो आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा होता, आप बस एक चीज जो है ना सबमिट कर रहे हो लेकिन इन रिटर्न कुछ ले नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट मेथड काम आता है, ठीक है? और जो हमारा गेट मेथड होता है ना इसके अंदर हम कोई चीज ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इन रिटर्न। हमारी जो सर्च बार होती है उसके ऊपर हम कोई भी चीज टाइप करते हैं और एंटर कर देते हैं तो इन रिटर्न हमें वो लाके ना कोई चीज हमारा आउटपुट जो होता है जो भी हम लोगों ने सर्च किया होता है वो दे देता है, ठीक है? तो यहाँ पे ना हमारा गेट मेथड यूज किया जाता है। सर्च बार वेब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो फॉर्म की ही एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा गेट मेथड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम लोग अपनी सर्च बार के अंदर कोई चीज टाइप करते हैं यानी कोई चीज इनपुट दे देते हैं और एंटर करते हैं सबमिट करने के लिए, ठीक है? जब हमारी वो चीज सबमिट हो जाती है ना तो वो सारे के सारे इंटरनेट के ऊपर छान के चीजों को इन रिटर्न हमें कोई चीज ला के देता है, ठीक है? जो भी चीज हमने यानी सर्च की होती है ना वो इन रिटर्न हमें ला के दे देता है। तो यहाँ पे हमारा जो गेट मेथड है ना वो इस्तेमाल किया होता है हमने। इनपुट टैग क्या होता है HTML के अंदर? जो इनपुट टैग होता है ना उसको हम लोग यूज करते हैं मुख्तलिफ चीजें अपने फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। इसका जो टाइप एट्रीब्यूट होता है ना ये डिसाइड करता है कि हम लोग अपने फॉर्म के ऊपर क्या शो करवाना चाह रहे हैं। अब हम लोग ना VS कोड के अंदर देख लेते हैं कि हम लोग इनपुट टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को अपने फॉर्म्स के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। अच्छा, तो मैं ना यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे ना हम लोग अपने फॉर्म टैग को और इनपुट टैग को देख लेते हैं, ठीक है? पहले ना मैं यहाँ पे अपने वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ। मेरे लिए मेरा वेब पेज ओपन हो चुका है, ठीक है? अब मैं अपने VS कोड के अंदर वापस आ जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अब मैं फॉर्म बनाने के लिए क्या करूँगा, पहले फॉर्म टैग का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? मैंने आपको इस एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में डिटेल में थोड़ा-सा बता दिया था कि इस एक्शन एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। इसका काम ये होता है कि यहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस की वो लोकेशन दे देते हैं, उस लोकेशन का एड्रेस दे देते हैं जहाँ पे हमारे डेटा ने जाके स्टोर होना होता है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, फर्ज़ कर लें मेरे पास ना एक डेटाबेस है, उसके अंदर मेरे पास
डिटेल्स नाम का एक सेक्शन है और उस डिटेल्स नाम के सेक्शन के अंदर कस्टमर्स नाम का एक सेक्शन है, ठीक है? तो उसके अंदर जाके मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसमें स्टोर होना है, ठीक है? और जो मेथड है जो मैं यूज़ करूँगा वो होगा यहाँ पे पोस्ट, ठीक है? क्योंकि मैं इन रिटर्न कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सबमिट करवाना चाह रहा हूँ, स्टोर करवाना चाह रहा हूँ अपनी चीज़ को, ठीक है? अब इस फॉर्म टैग के अंदर मैं अपने इनपुट टैग का इस्तेमाल करूँगा। अब इस इनपुट टैग के अंदर ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ना, ये चीज़ डिसाइड करती है कि हम लोग अपने फॉर्म पे क्या चीज़ शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इस नेम एट्रीब्यूट का क्या मतलब है? अब अपने नेम एट्रीब्यूट को समझने के लिए ना हम लोग इस एक्सेल शीट को एक एग्जांपल डेटाबेस के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है? और मेरे पास ना इस एग्जांपल डेटाबेस के अंदर एक डिटेल्स नाम का सेक्शन है और उसके अंदर मेरे पास एक कस्टमर्स नाम का सेक्शन है। मैं इस टाइम ना उसके अंदर मौजूद हूँ, ठीक है? इस कस्टमर्स नाम के सेक्शन के अंदर ना मेरे पास 2 रोज़ है, एक है फर्स्ट नेम की और एक है लास्ट नेम की। अब जब भी मैं एक फॉर्म को फिल करता हूँ ना तो उसके अंदर मेरे पास एक बॉक्स होता है मेरे फर्स्ट नेम के लिए और एक बॉक्स होता है मेरे पास मेरे लास्ट नेम के लिए और मैं अपने सारे के सारे डेटा को फिल करने के बाद उस फॉर्म को क्या कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। सबमिट होने के बाद जितना भी डेटा है वो सारे का सारा मेरे डेटाबेस के पास आता है। अब मेरे डेटाबेस को ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि फर्स्ट नेम वाले बॉक्स के अंदर जो चीज़ लिखी है वो फर्स्ट नेम वाली रो के अंदर स्टोर करवानी है और जो लास्ट नेम वाले बॉक्स में चीज़ लिखी है वो लास्ट नेम में आके स्टोर करवानी है। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नेम वाले बॉक्स को बनाते हुए ना नेम एट्रीब्यूट के अंदर लिख देंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले बॉक्स को बनाते हुए अपने नेम एट्रीब्यूट के अंदर लिख देंगे लास्ट नेम। जब भी फिर हम अपने डेटा को सबमिट करेंगे ना तो डेटाबेस को ना उस नेम एट्रीब्यूट की वजह से समझ आ जाएगी कि फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में जो चीज़ लिखी है वो मैंने फर्स्ट नेम वाली रो में स्टोर करवानी है और जो लास्ट नेम वाले बॉक्स में चीज़ लिखी है वो मैंने लास्ट नेम वाली रो के अंदर आके स्टोर करवानी है, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट नेम जो है ना मेरा डेटाबेस क्या करेगा, यहाँ पे आके स्टोर करवा देगा और लास्ट नेम मेरा यहाँ पे स्टोर करवा देगा। वो ये नहीं करेगा कि मेरा जो लास्ट नेम है वो उठा के फर्स्ट नेम में कर देगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कर देगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अपने नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया। अब ये इनपुट टैग जो है ना जो बॉक्स बनाएगा मेरे लिए टेक्स्ट टाइप का, यानी यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम लिख सकता हूँ। टेक्स्ट टाइप के अंदर हम लोग कोई भी चीज़ जो टेक्सचुअल होती है ना वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो बॉक्स बनाएगा ना मेरे वेब पेज के ऊपर ये फॉर्म पे, मैं जब उसको सबमिट करूँगा फर्स्ट नेम अपना लिख के उस बॉक्स के अंदर, तो मेरी डेटाबेस को ना पता लग जाएगा कि यार ये जो लिखा है ना इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, वो फर्स्ट नेम के तौर पे आ रहा है मेरे पास और मैंने ना उसको कस्टमर्स वाले सेक्शन के अंदर जाके हमारी जो फर्स्ट नेम वाली रो है या कॉलम है उसमें स्टोर करवाना है, ठीक है? तो नेम का ये काम है हमारे पास। आईडी क्या होती है? जैसे हर इंसान के पास दुनिया के अंदर यूनिक आईडीज़ होती हैं ना, यानी 2 आईडीज़ नहीं हो सकती सेम। यानी मेरी आईडी अलग है, आपकी आईडी अलग है, किसी तीसरे बंदे की आईडी अलग है। इसी तरह से ना हमारे टैग्स के पास भी आईडीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, ठीक है? हम लोग आईडीज़ को सेम नहीं कर सकते। तो ये जो आईडीज़ होती हैं ना हमारे टैग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस टैग की आईडी मैं दे देता हूँ इनपुट 1। अब इनपुट 1 आईडी जो है ना वो किसी और इनपुट टैग को या फिर किसी भी और टैग को नहीं दे सकता। वो फिर चाहे पी टैग है, H1 टैग है, बॉडी टैग है, हेड टैग, किसी भी टैग को मैं इनपुट 1 आईडी अब नहीं दे सकता, ठीक है? अब मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एस करके सेव, अपने वेब पेज पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ना एक बॉक्स सा आ गया, ठीक है? इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ये देखो इस तरह से। किसी भी किस्म का नंबर्स भी आ सकते हैं, ये कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट टाइप की हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग किसी भी किस्म का टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना फर्स्ट नेम लिखा हुआ आए इस बॉक्स के अंदर, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि ये जो बॉक्स है ना उसको मैंने यूज करना है फर्स्ट नेम के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ अपने VS कोड के अंदर आके एक प्लेस होल्डर होता है एट्रीब्यूट मेरे पास, ठीक है? उसको यहाँ पे लिख के उसके अंदर लिख दूंगा फर्स्ट नेम, सेव करूंगा। अपने वेब पेज पे वापस आके देखूंगा तो मेरे पास यहाँ बॉक्स के अंदर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा ना, फर्स्ट करो रोशान लिख लेता हूँ, तो मेरा फर्स्ट नेम गायब हो जाएगा और मेरा रोशान लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और इनपुट टैग का यूज करके ना एक लास्ट नेम के लिए भी अपने पास बॉक्स बना लेता हूँ। नेम यहाँ रख देता हूँ लास्ट नेम, ताकि मेरे डेटाबेस को पता लग जाए कि अब जो डेटा आएगा वो लास्ट नेम होगा, ठीक है? इसकी आईडी मैं रख देता हूँ इनपुट 2 और प्लेस होल्डर में यहाँ सेट कर देता हूँ लास्ट नेम। सेव किया तो मेरे पास यहाँ पे एक लास्ट नेम के लिए भी बॉक्स आ गया, ठीक है? मेरा जो इनपुट टैग है ना, ये आप लोग नोट कर लें कि ये एक इनलाइन टैग है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाने दे रहा।
अब अगर मैंने अपना फ़ोन नंबर देना है ना यहाँ पे, तो मैं अपने इनपुट टाइप के अंदर जो है ना नंबर सेट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है? और इसके अंदर मैं नेम के अंदर सेट कर दूँगा फ़ोन, ताकि मेरे डेटाबेस को पता लग जाए कि इस बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो फ़ोन वाले सेक्शन के अंदर मैंने स्टोर करनी है, ठीक है? और यहाँ पे आईडी मैं इसको दे देता हूँ इनपुट 3, ठीक है? और प्लेस होल्डर में सेट कर देता हूँ इसका फ़ोन, ठीक है? सेव किया। और यहाँ पे अब मेरे पास ना एक फ़ोन के लिए भी बॉक्स बन चुका है। इसके अंदर ना मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकता किसी भी किस्म का। जैसे मैं इसके अंदर सारे के सारे टेक्स्ट लिख सकता था ना इस तरह से, कैरेक्टर्स भी लिख सकता था, नंबर्स भी, ठीक है? लेकिन इस फ़ोन वाले के अंदर ना मैं कोई भी और लेटर या फिर कोई भी और वर्ड नहीं लिख सकता एक्सेप्ट द नंबर्स, ठीक है? मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये देखो, अब मैं जे प्रेस किया, जे नहीं आया, एच प्रेस किया, एच नहीं आया, क्यू प्रेस किया, क्यू भी नहीं आया। अच्छा, मैं शिफ्ट 1 प्रेस करके ना एक्सक्लेमेशन मार्क लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है? लेकिन अब मैं यहाँ पे ना कोई नंबर टाइप करता हूँ। पहले फ़र्ज़ करो मैं टाइप करता हूँ 0 300 पूरा 77 88 677। तो यहाँ पे ना इसके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर्स ही लिख सकता हूँ अब, ठीक है? और कुछ भी नहीं लिख सकता। मेरे पास एक इनपुट टाइप होती है पासवर्ड, जो कि मैं ना पासवर्ड्स के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा इसको पासवर्ड पे, और इसका नाम मैं रख दूँगा यहाँ पासवर्ड, ताकि मेरे डेटाबेस को पता लग जाए कि अब पासवर्ड आ रहा है मेरे पास, ठीक है? और इसकी आईडी मैं दे दूँगा इनपुट 4, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी मैं लिखने लगा हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ना मैंने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड सेव करता हूँ, और यहाँ पे ये मेरे पास एक और बॉक्स आ चुका है जो कि पासवर्ड के लिए। अब इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूँगा ना वो मुझे शो नहीं होगा, देखना ये देखो। पासवर्ड की तरह अब मुझे शो हो रहा है वो। इसी तरह से ना मेरे पास एक और इनपुट टाइप होती है फाइल। अगर मैंने कोई भी फाइल अपलोड करनी होती है ना, तो मैं यहाँ पे टाइप फाइल कर देता हूँ, और यहाँ नेम भी मैं फाइल रख दूँगा, ताकि जो मेरा डेटाबेस है ना उसको पता लग जाए कि भाई अब जो मेरे पास चीज़ आ रही है ना वो फाइल आ रही है, तो मैं इसको फाइल वाली रो या कॉलम के अंदर ही स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है? आईडी यहाँ पे रख देते हैं हम लोग इनपुट 5, सेव करते हैं। प्लेस होल्डर देने की अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अपने वेब पेज पे आके देखेंगे तो यहाँ पे ये चूज़ फाइल आ रहा है मेरे पास, ठीक है? जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, मेरे लिए ये मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, और यहाँ से मैं कोई भी फाइल उठा सकता हूँ जो कि मैंने अपलोड करनी है, ठीक है? जैसे कि मैं ये फॉर्म एट्रीब्यूट्स की फाइल उठा के इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्म एट्रीब्यूट्स अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मेरी फाइल जो है ना वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है? मेरे पास इसी तरह से एक इनपुट टाइप होती है कलर। आप लोग मुख्तलिफ ई-कॉमर्स साइट्स के ऊपर अगर जाके देखेंगे ना, तो वो लोग आपको ना कलर सिलेक्ट करने की ऑप्शन देते हैं कि आप लोग ना अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें, ठीक है? हम आपको जो है ना ऑन डिमांड प्रिंटिंग करके देंगे। आप जो कलर सिलेक्ट करेंगे, जो कलर कहेंगे हम आपको वो देंगे, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग अपने कलर टाइप का यूज़ कर सकते हैं। नेम में यहाँ दे देता हूँ कलर, ताकि मेरे डेटाबेस के अंदर ना ये कलर वाली रो या कॉलम के अंदर जाके स्टोर हो, ठीक है? आईडी इसको हम लोग दे देते हैं इनपुट 6, सेव करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ना यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ना एक बॉक्स आ चुका है, ठीक है? अब मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे लिए ना कलर्स आ जाएँगे यहाँ पे, ये देखो। अब मैं यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं अपने कलर्स का जो आरजीबी है ना, इसको मैं एचएसएल में लेके जा सकता हूँ, इसको मैं हेक्स में भी लेके जा सकता हूँ यूनिट को, ठीक है? अच्छा, यहाँ से मैं कलर को आगे-पीछे भी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? अच्छा, ये मेरे पास ना कलर पिकर भी है, ठीक है? मैं यहाँ से कोई भी कलर पिक भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, फर्स्ट कॉलम में ये कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए यहाँ पे अब वो कलर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से ना हम लोग अपनी कलर टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक और इनपुट टाइप होती है जो कि होता है बटन, और इसको मैं नेम दे देता हूँ बटन का ही, ताकि मेरे डेटाबेस के अंदर ना पता लग जाए रो या कॉलम के अंदर वो जाके यानी स्टोर करे कि मेरा जो बटन ना वो क्लिक हो चुका है, ठीक है? बटन नाम की रो या कॉलम के अंदर। आईडी इसको मैं दे देता हूँ इनपुट 7 की, और इसको कर लेता हूँ सेव। अब आप वेब पेज पे जाके देखेंगे ना, आपको कुछ भी शो नहीं होगा सिवाय इस खाली बटन के या खाली बॉक्स के, ठीक है? यहाँ पे ना इसके अंदर कोई वैल्यू देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू एट्रीब्यूट लिख के उसके अंदर हम लोग लिख देंगे क्लिक मी, ठीक है? सेव किया, तो यहाँ पे ना अब क्लिक मी मेरे बटन के अंदर शो हो रहा है, ठीक है? मैं इसको क्लिक भी कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से मेरे पास एक इनपुट टाइप होती है रीसेट, और यहाँ पे नेम के अंदर मैं रीसेट लिख देता हूँ, ताकि जब भी मैं रीसेट बटन को क्लिक करूँगा तो मेरे डेटाबेस के अंदर जाके ना रीसेट वाली रो या फिर कॉलम के अंदर स्टोर हो जाए कि रीसेट बटन ना क्लिक हो चुका है, ठीक है? आईडी इसको हम लोग दे देते हैं इनपुट 8, सेव करता हूँ।
और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये मेरे लिए एक रीसेट बटन आ चुका है, ये कुछ भी नहीं कर रहा अभी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ना कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, लास्ट नेम में भी पासवर्ड कोई भी दे देता हूँ, फाइल यहाँ से कोई भी अपलोड कर देता हूँ, ये फॉर्म एट्रीब्यूट वाली ही अपलोड कर दी, कलर यहाँ पे आके कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक मी को भी दबा देता हूँ। अब मैं जैसे ही इस रीसेट पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रीसेट हो जाएंगी, देखना अभी। ये लो, मेरे लिए रीसेट हो गया सब कुछ, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक इनपुट टाइप होती है रेंज। आप लोग मुख्तलिफ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे ना आप लोगों को एक रेंज बार नज़र आ रही होती है। भी आप लोग ना इस रेंज बार को आगे पीछे मूव करें और अपनी रेंज सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो उस वक्त ना हम लोग यहाँ पे टाइप रेंज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेम के अंदर मैं यहाँ पर रेंज स्टोर कर दूंगा ताकि कस्टमर या फिर जो भी यूज़र है हमारा जो रेंज सिलेक्ट करेगा ना, वो रेंज मेरे रेंज वाले रो या कॉलम के अंदर डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। आईडी मैं इसको दे देता हूँ इनपुट 9 की। सेव किया और यहाँ पे आएँगे तो मेरे पास ये एक रेंज बार आ चुकी है। इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, ये देखो आगे पीछे, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास अब एक इनपुट टाइप होती है सबमिट, और मैं ना यहाँ पे सबमिट नेम लिख देता हूँ ताकि मेरे डेटाबेस के अंदर ना सबमिट वाली रो या कॉलम के अंदर जाके स्टोर हो जाए कि सबमिट बटन को मैंने प्रेस कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आईडी मैं इसको दे देता हूँ इनपुट 10। सेव किया। अब अपने वेब पेज पे वापस आता हूँ तो मेरे पास ये एक सबमिट वाला बटन आ गया। अब मैं यहाँ पे ना मुख्तलिफ डेटा लिख के इसको कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। ये मैंने चूज़ फाइल करके यहाँ से कोई भी फाइल ले ली, अपलोड हो गई और रेंज में यहाँ पे इतनी कर दी। अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरे लिए एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, देखना। ये देखो मेरे लिए एक ये वेब पेज ओपन हो गया है, दिस पेज इजंट वर्किंग। ये जो है ना वेब पेज आने का मतलब है कि मेरा जो डेटा था ना सारे का सारा मैंने उस फॉर्म में लिखा, वो सक्सेसफुली जो है ना सबमिट हो चुका है हमारे डेटाबेस के अंदर जाके, ठीक है, स्टोर हो चुका है वहां पे। और अभी चूंकि हमने अपने वेब पेज को या फिर अपनी वेबसाइट को किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो इस वजह से जो है ना हमारे पास ये पेज ओपन होके आ रहा है, वरना यूजुअली हमारे पास ये पेज ओपन होके नहीं आता जब भी हम लोग सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना ये डिटेल्स कस्टमर डॉट पीएचपी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये वो डेटाबेस का लिंक था या फिर लोकेशन थी जो हम लोगों ने एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर लिखी थी। यहाँ पे ये देखो, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये शो हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों का ना कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट टाइप्स जो है ना वो बता दिए। अगर आप लोग चाहें तो इनको मज़ीद डिटेल में पढ़ने के लिए w3schools.com के ऊपर जाके ये HTML वाले सेक्शन में जाएँगे, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना ये फॉर्म्स वाला एक अलग से सेक्शन बना हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इनपुट टाइप्स वाला सेक्शन है, इसमें जाए तो ये आपको ये सारी इतनी सारी जो है ना ये इनपुट टाइप्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म की इनपुट टाइप्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये सारी की सारी ज़ाहिर है कवर करवाने बैठ गया तो घंटा इसी पे लग जाएगा, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट वन जो है ना वो कवर करवा दी है, ठीक है, जो ज़्यादातर नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या वेब पेजेस के ऊपर। ओके। लेबल टैग क्या होता है? लेबल टैग का इस्तेमाल ना हम लोग कई फॉर्म एलिमेंट्स की ना लेबलिंग को डिफाइन करने के लिए करते हैं, ठीक है। लेबल एलिमेंट जो होता है ना हमारा या फिर लेबल टैग, वो स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए ना यूज किया जाता है, क्योंकि जब यूजर इनपुट एलिमेंट पर फोकस करता है ना, तो स्क्रीन रीडर जोर से लेबल को ना पढ़कर सुना देता है, ठीक है। ये हमारे जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, जो अंधे लोग होते हैं, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेबल टैग उन लोगों के लिए भी यूज किया जाता है जो कि छोटी जगह पर ना क्लिक करने में दिक्कत महसूस करते हैं, जैसे कि हमारे पास चेक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। लेबल टैग का यूज करके ना हम लोग अपने टेक्स्ट को क्लिकेबल बना सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो यूजर है ना जब अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे तो हमारा जो चेक बॉक्स है वो भी टिक हो जाए, ठीक है। लेबल टैग का जो फॉर एट्रीब्यूट होता है ना, वो हमारे इनपुट एलिमेंट की आईडी एट्रीब्यूट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ ना कनेक्शन बना सकें। अच्छा, तो मैं ना अपने वीएस कोड के अंदर वापस आ चुका हूँ। मैं सबसे पहले ना ये सारे के सारे जो इनपुट टैग्स ना इनको कर देता हूँ रिमूव, सिवाय अपने इनपुट टैग 1 और इनपुट टैग 2 के, ठीक है। अब मेरे पास ना मेरे वेब पेज के ऊपर सिर्फ ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए बॉक्स रह गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ अपने लेबल टैग्स की हेल्प से ना यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ इनको साइड पे कि ये फर्स्ट नेम के लिए और लास्ट नेम के लिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ इसके ऊपर इनपुट टैग के ऊपर एक लेबल टैग का इस्तेमाल करूँगा। अभी इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर ना मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या होता है। यहाँ लिख देते हैं अपना फर्स्ट नेम, और इसी को बल्कि ना मैं कॉपी करके कॉपी किया और मैं यहाँ पे इस इनपुट टैग के ऊपर पेस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। सेव किया तो मेरे लिए यहाँ पे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ये बॉक्स है वो एक्टिव हो जाता है, देखना ये एक्टिव हो गया, ठीक है।
और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ये एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरा ये जो बॉक्स है ना वो एक्टिव नहीं होगा, देखना अभी। ये मैंने क्लिक किया, एक्टिव नहीं हुआ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, मेरा लास्ट नेम वाला बॉक्स एक्टिव नहीं होगा, ये देखना अभी। एक्टिव नहीं हो रहे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर टेक्स्ट पे क्लिक करूँ और मेरा ये जो बॉक्स है वो एक्टिव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो इनपुट टैग की आईडी होगी ना, उसको मैं फॉर एट्रीब्यूट के अंदर लिख दूँगा, ठीक है? याद रखना है आप लोगों ने, जो आप लोग इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट है ना, और जो लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट है, इनकी जो वैल्यूज़ है, ये इनपुट 1 ये सेम होनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह से मैं यहाँ पे नीचे इस लेबल टैग के अंदर भी लास्ट नेम लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये, अच्छा सॉरी, इनपुट 2 है आईडी इसकी, तो मैं यहाँ फॉर के अंदर लिख देता हूँ इनपुट 2, ठीक है? सेव करता हूँ। अब मैं अपने वेब पेज पे जाके ना, अपने टेक्स्ट पे जब क्लिक करूँगा, तो मेरा ये जो बॉक्स है ना, ये एक्टिव हो जाएगा, देखना। मैंने क्लिक किया, ये देखो अब ये एक्टिव हो गया मेरे लिए। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे लिए ये एक्टिव हो जाएगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा, देखना। ये लो, ये एक्टिव हो गया, ठीक है? अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, तो भी ये एक्टिव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो भी एक्टिव हो रहे हैं मेरे बॉक्सेस, ठीक है? तो लेबल टैग की हेल्प से ना हम लोग ये चीज़ भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस बना के दिखाता हूँ, ठीक है? और लेबल टैग्स का ना ज़्यादातर यूज़ हम लोग वहीं पे करते हैं। मैं इसको सारे को कर लेता हूँ यहाँ से रिमूव, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इनपुट टाइप जो है ना, यहाँ पे लिख दूँगा चेक बॉक्स, ठीक है? और चेक बॉक्स के अंदर जो होता है ना, मेरा ये जो नेम एट्रीब्यूट होता है, ये यूनिक होना चाहिए। मतलब हर चेक बॉक्स के लिए ना अलग नेम होना चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पे ना फ्रूट्स के लिए चेक बॉक्सेस बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ लिखता हूँ बनाना, ठीक है? और इसकी आईडी जो है ना, वो मैं कुछ भी नहीं देता अभी फ़िलहाल के लिए, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस मैं बनाऊँगा। इसको मैं आई नेम दे देता हूँ एप्पल, और इसको नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे ग्रेप, ठीक है? अब मैं करता हूँ इसको सेव, तो मेरे पास ना मेरे वेब पेज के ऊपर सिर्फ़ ये 3 चेक बॉक्सेस आए, इनकी वैल्यूज़ नहीं शो हो रही, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना लेबल टैग जो है ना यूज़ करूँगा, और इस फॉर के अंदर जो है ना, अब मैंने चूँकि यहाँ पे इनपुट के अंदर आईडी नहीं दी, तो मेरे पास इस फॉर के अंदर लिखने के लिए भी कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस इनपुट के अंदर आईडी दे दूँगा। आईडी इसका क्या नाम है, बनाना, ठीक है? बनाना के लिए ज़ाहिर है ये चेक बॉक्स बना है, और इसकी आईडी होगी मेरे पास एप्पल, और नीचे वाले की आईडी जो है ना, वो मेरे पास क्या होगी, ग्रेप, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इस लेबल के अंदर लिखूँगा बनाना, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो लेबल टैग है मेरे बनाना के लिए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दूँगा बनाना, ठीक है? और इसी तरह से मेरे पास ये जो नीचे एक एप्पल इनपुट टाइप बना हुआ है, एप्पल के लिए जो मैंने चेक बॉक्स बनाया है, उसके लिए मैं लेबल टैग यहाँ लिख दूँगा, और ग्रेप के लिए मैं अपने लेबल टैग को यहाँ लिख दूँगा, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को मैं कर दूँगा चेंज। इसके लिए एप्पल हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए यहाँ पे मैं कर दूँगा ग्रेप। इसी तरह से फॉर एट्रीब्यूट को भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ आईडी और फॉर बराबर होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ग्रेप कर दूँगा। अब मैं इसको करता हूँ सेव। वेब पेज पे वापस आऊँगा, तो मेरे लिए यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। अगर मैं इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरा चेक बॉक्स टिक हो जाएगा। मैं मल्टीपल चेक बॉक्सेस को एट अ टाइम टिक कर सकता हूँ, ठीक है? ये देखो, अब मैं इसके ऊपर टिक करूँगा, अब मैं इसको भी टिक कर सकता हूँ, ठीक है? इसको मैं डीसिलेक्ट भी कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, बाज़ यूज़र्स ऐसे होते हैं कि उनको ना ये जो बॉक्सेस होते हैं बहुत छोटे लगते हैं। मैंने तो अभी ज़ूम इन किया, मैं ज़ूम आउट करता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, मैंने ज़ूम आउट किया, अब ये बॉक्सेस जो है ना बहुत छोटे लग रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी आसानी यही है इस चीज़ में कि मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ, और मेरा जो बॉक्स है वो भी सिलेक्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरा बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ग्रेप पे क्लिक करूँगा, तो मेरा बॉक्स जो है ना वो टिक हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है? तो यहाँ पे लेबल टैग का जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जो चेक बॉक्सेस हैं वो तो छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन जो टेक्स्ट है वो तो सही नज़र आ रहा है मुझे। तो जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा जो चेक बॉक्स है ना वो एक्टिव हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है? और नेम एट्रीब्यूट जो है ना, इसके अंदर आप लोगों ने चेक बॉक्सेस के लिए यूनिक वैल्यू ही लिखनी है, ठीक है? यूनिक नाम होना चाहिए हर चेक बॉक्स का, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास ना एक टाइप होती है रेडियो टाइप, ठीक है? मैं वो भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं ये सारा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? हम लोग ना शर्ट के साइज़ेज़ के लिए अपने रेडियो बटन्स डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे। मैं इनपुट टैग का यूज़ करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा रेडियो, ठीक है? अब जो रेडियो है ना, इसके पास जो नेम होता है वो इक्वल होना चाहिए सबका, ठीक है? साइज़। क्यों? क्योंकि जो साइज़ नाम है, वो तो सबका सेम हो सकता है, लेकिन जो साइज़ेज़ हैं वो खुद डिफरेंट हो सकती हैं। यानी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये 3 साइज़ेज़ हैं। इनको मैं अपने साइज़ रो या कॉलम के अंदर तो स्टोर करवा सकता हूँ ना।
तो इसीलिए मेरे पास ये जो नेम है ना, ये इक्वल होना चाहिए और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा अपने इस रेडियो बटन के लिए क्या, स्मॉल एस लिख दूंगा, ठीक है। और आईडी इसकी मैं दे देता हूँ स्मॉल, ठीक है। इसी तरह से मैं दो रेडियो बटन और बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी आईडी लार्ज, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ एल, ठीक है, यानी कि लार्ज, ठीक है। और ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसके अंदर ये साइज ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी एक ही शर्ट है और उसके 3 साइजेस है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू कर देता हूँ एम, यानी मीडियम, और यहाँ पे मैं इसकी आईडी कर देता हूँ मीडियम। और अब मैं कर लेता हूँ इसको सेव। यहाँ पे वेब पेज पे आऊँगा तो ये रेडियो बटन्स मेरे लिए बहुत छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम मैं एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो अब मेरे जो साइज़ है वो एट अ टाइम मेरा एक ही साइज़ रहेगा ना। यानी अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि मैं स्मॉल साइज़ भी पहन लूँ, लार्ज साइज़ भी पहन लूँ एक ही वक़्त में, ठीक है। तो उस वक़्त हम लोग अपने रेडियो बटन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, लेबल टैग का इस्तेमाल करूँगा। लेबल टैग के अंदर मैं ना अपनी आईडीज़ लिख दूँगा। ये स्मॉल के लिए होगा और यहाँ मैं वैल्यू लिख दूँगा स्मॉल, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे और इसको नीचे मूव करवा लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास ये वाला जो लेबल है ये मीडियम के लिए है और इसका जो फॉर एट्रीब्यूट है इसके अंदर मैं लिख दूँगा मीडियम। क्यों? क्योंकि ये मीडियम के लिए, ठीक है। इसी तरह से मैं अब इसको नीचे मूव करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा लार्ज फॉर के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरी आईडी है वो लार्ज है और यहाँ वैल्यू भी जो है इसकी वो लार्ज कर दूँगा, ठीक है। सेव करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट भी आ चुका है। अब मैं जब टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मेरा रेडियो बटन एक्टिव हो जाएगा, देखना। ये मैंने क्लिक किया, मेरा रेडियो बटन एक्टिव हो गया। ये इस पे क्लिक करता हूँ, मेरा रेडियो बटन फिर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ना हम लोग अपने लेबल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया टैग क्या होता है? टेक्स्ट एरिया टैग जो है ना वो मल्टी लाइन इनपुट फील्ड्स को ना डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी एक तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, ठीक है। इसके अंदर ना रोज एट्रीब्यूट होता है जो कि नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है और कॉल्स एट्रीब्यूट होता है जो कि स्पेसिफाई करता है उसकी विड्थ को, ठीक है। ये थोड़ा सा ना सिंटैक्स भी आपको लिख के दिखाया हुआ है टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। हम लोग इसको ना अपने वीएस कोड के अंदर कोड करके भी देख लेते हैं। ओके, तो अब मैं ना यहाँ पे अपने वीएस कोड के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे ना हम लोग अपने टेक्स्ट एरिया को देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टैग है टेक्स्ट एरिया टैग, मैं उसका यूज़ करूँगा, ठीक है। इसको नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ रिव्यूज़, ठीक है। क्योंकि मैं जो है ना इस टेक्स्ट एरिया बॉक्स को एक प्रोडक्ट के लिए बना लेने लगा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के नीचे ना एक बॉक्स सा बना होता है टेक्स्ट एरिया टाइप ना, कि आप लोग इस टेक्स्ट एरिया बॉक्स के अंदर ना रिव्यूज़ लिख दें अपने कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, हमारी सर्विस कैसी लगी वगैरह, 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 ठीक है। तो हम लोग ना ये उस हिसाब से बना रहे हैं। जब भी कोई इस टेक्स्ट एरिया के अंदर टाइप करके सबमिट करेगा ना अपने फॉर्म को या फिर डॉक्यूमेंट को, तो जो रिव्यूज़ हमने लिखे होंगे ना उस टेक्स्ट एरिया के अंदर वो हमारे डेटाबेस में जाके रोज़ एंड कॉलम्स जो रिव्यूज़ नाम का होगा, उसमें जाके स्टोर कर देगा हमारे सारे के सारे टेक्स्ट को, ठीक है। इसको मैं आईडी दे देता हूँ रिव्यू की और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टाइप योर रिव्यू, ठीक है। सेव किया। अब अपने वेब पेज पे जाके देखूंगा तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। मैं यहाँ से ना ड्रैग करके भी इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। और मैं जितना मर्ज़ी चाहूँ इसके अंदर ना टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये छोटा-सा बॉक्स मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि ये बॉक्स थोड़ा-सा बड़ा नज़र आए तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर ना रोज़ एट्रिब्यूट के साथ इसकी रोज़ डिफ़ाइन कर दूँगा कि इतनी रोज़ मुझे नज़र आए। मैं कहता हूँ जी कि मुझे ना ये बॉक्स कितनी 250 रोज़ के मुताबिक नज़र आना चाहिए और जो मेरा कॉल्स है ना मैं उसको सेट कर दूँगा 200 पे, कि 200 कॉलम्स जितनी मुझे जो है ना इसकी विड्थ चाहिए, ठीक है। सेव कर लेता हूँ। रोज़ यहाँ पे मुझे हाइट देगा और कॉल्स यहाँ पे मुझे क्या देगा, विड्थ देगा। सेव कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ अपने पेज पे आता हूँ, वापस तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करो यार। इसको मैं कह लेता हूँ कि 100 रोज़ हो जाएँ, ठीक है। और जो कॉलम्स है ना इसके वो हो जाएँ चलो 50, ठीक है। सेव कर लिया। तो मेरे लिए यहाँ पे ना ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। ये भी बहुत बड़ा है, मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ। ये 100 पे ज़ूम आउट किया, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं इसको भी ना 50 कर देता हूँ, चलो ठीक है। ताकि एक स्क्वायर टाइप आ जाए। सेव किया। यहाँ पे ये देखना अभी मेरे लिए ये अभी भी बहुत बड़ा है यार, क्या हो गया है? 20 सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो मेरे लिए ना ये जो बॉक्स है वो आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना ये टेक्स्ट को रिमूव करके अपना यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ना रिमूव ना करूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कट करके अपने टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर ही एक प्लेस होल्डर एट्रिब्यूट को यूज़ करूँगा। यहाँ पे वी करके
सेव करूँगा और ये मेरे लिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हल्का-सा धुंधला-सा। अब मैं खुद टाइप करूँगा तो वो खुद ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से ना हम लोग अपने टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करके अपने लिए टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं, ठीक है? बटन टैग क्या होता है? बटन टैग का यूज़ हम लोग क्लिकेबल बटन बनाने के लिए अपने एचटीएमएल के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है? इसको वीएस कोड के अंदर करके देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं ना अपने वीएस कोड के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे ना हम लोग अपने बटन टैग को देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही ना बटन टैग का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, सेव किया, तो मेरे लिए यहाँ पे एक बटन बन के आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और बटन बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है ना, ये नेक्स्ट लाइन पे तो मैं यहाँ ना बीआर टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। सेव किया, ये नेक्स्ट लाइन पे नीचे आ गया। मैं चाहता हूँ कि एक और बटन बन जाए मेरे लिए, यहाँ पे मैं बटन टैग का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रीसेट, ठीक है। और इसी के नीचे मैं चाहता हूँ एक और बटन आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सबमिट लिखूँगा और सेव करके, ठीक है। यहाँ मेरे पास 3 बटन्स आ चुके हैं, ठीक है। और ये तीनों ही क्लिकेबल हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बटन टैग का इस्तेमाल करके ना अपने लिए बटन्स बना सकते हैं अपने फॉर्म पे, अपने पेज पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग क्या होते हैं? जो सिलेक्ट टैग होता है ना, वो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, और जो ऑप्शन टैग होता है वो हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए, जो कि हमारी उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर शो किए जाएँगे, ठीक है। हम लोग अपने वीएस कोड के अंदर इसको करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा, तो मैं ना अब अपने वीएस कोड के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे ना हम लोग अपने सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना मैं अपना ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करूँगा, सिलेक्ट टैग का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट टैग लिख के मैं इसको ना यहाँ पे नेम दे देता हूँ कार, ठीक है। क्योंकि मैं जो ड्रॉप डाउन बनाने वाला हूँ ना, उसके अंदर से मैं कार सिलेक्ट करूँगा। तो मैं कोई भी कार अगर सिलेक्ट करूँगा ना, तो मेरे डेटाबेस में वो कार जो है ना, वो जाके स्टोर हो जाएगी कार वाले रो या कॉलम के अंदर, ठीक है। इसको मैं आईडी दे देता हूँ कार की, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करके अपने लिए एक वैल्यू दूँगा यहाँ पे, जो कि मेरे उस डेटाबेस के अंदर जाके कार वाले रो या कॉलम के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ बीएमडब्ल्यू, ठीक है। बीएमडब्ल्यू दे दी और यहाँ पे बीएमडब्ल्यू लिख देता हूँ। इसी तरह से मैं ना यहाँ पे 3 ऑप्शंस और बना लेता हूँ, ठीक है। और उनके अंदर मैं चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे बीएमडब्ल्यू की जगह मैं लिख देता हूँ फरारी, ठीक है। और यहाँ वैल्यू भी कर देता हूँ फरारी के। जब भी मैं अपने ड्रॉप डाउन के अंदर से फरारी सिलेक्ट करूँ ना, तो मेरे डेटाबेस के अंदर कार वाले रो या कॉलम के अंदर जाके फरारी ही सेव हो, कोई और चीज़ ना सेव हो रहे, ठीक है। यहाँ ऑडी लिख देते हैं और यहाँ पे ऑडी कर देंगे यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मर्सिडीज़, ठीक है। आई होप मर्सिडीज़ के स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं, और यहाँ वैल्यू को भी मैं कर देता हूँ मर्सिडीज़, ठीक है। आप लोगों ने अपने ड्रॉप डाउन के अंदर जो वैल्यू देनी है ना ऑप्शन टैग के अंदर, वो वाली देनी है जो कि आप लोग चाहते हैं कि आपके डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो, ठीक है। कोई और वैल्यू नहीं यहाँ पे उठा के दे देनी। सेव करता हूँ, अपने वेब पेज पे जाऊँगा तो मेरे लिए यहाँ पे एक ना ड्रॉप बॉक्स आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखो मेरे लिए एक मेन्यू आ गया। मैं यहाँ से कोई भी कार सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये बीएमडब्ल्यू ना है, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये बीएमडब्ल्यू आ रही है मेरे लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए जो है ना सबसे पहले जो सिलेक्ट हुई हो पड़ी कार बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑडी हो। तो मैं क्या करूँगा, अपने कोड के अंदर वापस जाऊँगा और यहाँ पे ऑडी वाले ऑप्शन टैग के अंदर सिंपली एक एट्रीब्यूट होता है मेरे पास सिलेक्टेड, वो लिख के सेव कर दूँगा। अब मैं जब अपने वेब पेज पे वापस जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऑडी को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो उसने ऑडी को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लिया। मैं अभी-भी दूसरी कार्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो फेरारी सिलेक्ट कर ली मैंने, मर्सिडीज़ सिलेक्ट कर ली, बीएमडब्ल्यू सिलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ऑडी आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखो ऑडी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फॉर्म में या वेब पेज के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को फॉर्म्स की जो है ना वो समझ आ चुकी होगी अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो प्लीज़ रिवाइंड करें वीडियो को और इस टॉपिक को समझने की अच्छी तरह से कोशिश करें। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए लाज़मी, ठीक है। आज के दौर में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर फॉर्म्स लाज़मी हो गए हैं, ठीक है। और हर वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को ना फॉर्म मिलेगा आज के दौर में। तो इस वजह से ना आप लोगों को फॉर्म्स लाज़मी पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह-वगैरह, ठीक है।